हाय गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और हमने अपनी क्लास 6 को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। तो आज हम अपनी क्लास 7 को पढ़ने वाले हैं, जिसका हिस्ट्री की बुक को जिसकी हम पढ़ेंगे और उसके फर्स्ट चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। तो जिसका नाम है हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप सबसे पहले ये नक्शा देखते हैं। देखिए, जो नक्शा है ये जो अरब भूगोलवेत्ता थे अल इदरिसी, उन्होंने बनाया था। और ये जो नक्शा है ये भारत का सबसे पहला नक्शा है, जो कि 1154 में बना था। कब बना था? 1154 में ये नक्शा बना था। और ये जो अरब भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने जो ये जो नक्शा बनाया था, ये जो नक्शा बनाया था, इसमें इन्होंने श्रीलंका को भारत के ऊपर दिखाया था। जैसे कि आज हम श्रीलंका को जो देखते हैं वो नीचे देखते हैं, लेकिन इन्होंने जो श्रीलंका को दर्शाया था वो थोड़ा ऊपर दर्शाया था इन्होंने श्रीलंका को। और इन्होंने मतलब जो दक्षिण है उसे उत्तर की तरफ दिखाया था और उत्तर को दक्षिण की तरफ दिखाया था। और इन्होंने जो नक्शा बनाया था ये दुनिया के एक बहुत बड़े क्षेत्र का इन्होंने नक्शा बनाया था। और जो कि हमारा भारतीय उपमहाद्वीप जो कि दुनिया के एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसका ये नक्शा इन्होंने बनाया। तो ये जो नक्शा था ये भारत का पहला नक्शा था। ये जो नक्शा था ये भारत का पहला नक्शा था। और उसके बाद जिन्होंने 1154 में बनाया था। और उसके बाद भारत का जो दूसरा मानचित्र बना वो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार थे, उन्होंने बनाया था। और कब बनाया था? देखिए, जो नक्शा था इन्होंने जो फ्रांसीसी मानचित्रकार थे 1720 में बनाया था। और ये जो दोनों नक्शे हैं इनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ये जो दोनों नक्शे हैं इनमें काफी डिफरेंस है, क्योंकि एक जो नक्शा बना था वो 1154 में बना था और एक नक्शा बना था हमारा 1720 में। देखिए, मानचित्रकार उन्हें कहते हैं जो व्यक्ति जो मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे क्या कहते हैं? मानचित्रकार कहते हैं। और ये जो नक्शे थे इनमें काफी डिफरेंस था, क्योंकि इनकी नेमिंग जो थी जो अली थी तो उन्होंने उर्दू में की थी और जो हमारे फ्रांसीसी चित्रकार थे उन्होंने इंग्लिश में की थी। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो हम आज के जो नक्शे में जो श्रीलंका को ढूंढते हैं भारत के नीचे ढूंढते हैं, लेकिन जो अली थे उनके द्वारा जो नक्शा बनाया गया था उन्होंने श्रीलंका को ऊपर दर्शाया था। उन्होंने जो श्रीलंका है उसे ऊपर दिखाया था, जैसे कि आप यहाँ पर इसे देख रहे हैं। इसी तरह श्रीलंका को इन्होंने ऊपर दिखाया था। मतलब इन्होंने दक्षिण की जगह उत्तर रखा था और उत्तर की जगह दक्षिण रखा था। और भी इसके अलावा ये जो दोनों मानचित्र बने थे इनमें और भी समानताएं थी। जैसे कि कन्नौज है, और जो कि उत्तर प्रदेश में का कन्नौज है, वो जो कि एक अच्छा खासा शहर है जो अभी का यहीं था। तो ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ये यही नक्शा है जो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था, जो कि 1720 में बनकर तैयार हुआ था। तो जो 1720 था इन्होंने ये नक्शा बनाया था। और ये जो नक्शा था जो 18वीं सदी के जो आरंभ में एक गिल्व गिल्व लोम द लीशेन जो एटलस थी, जो थे उनकी जो एटलस थी नूवो के अनुसार, तो ये जो भारत उपमहाद्वीप है उसका ये हिस्सा। तो जो 18वीं सदी के जो आरंभ में गिल्व दिलीसे के जो एटलस थी नूवो, उसके अनुसार ये वो जो भारत है उस उपमहाद्वीप जो है ये भारत उसका ये हिस्सा था। इसके अलावा कुछ सिमिलरिटी भी थी, जैसे कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज था वो एक ही जगह था। और जो मानचित्र एक था, मानचित्र एक और मानचित्र दो में 600 वर्ष का 600 वर्ष का जो था वो अंतर था। मतलब जो अली ऋषि ने जो मानचित्र बनाया था ये वाला, ये तो 1154 में बनाया था। और जो ये वाला जो मानचित्र बना था तो ये 1720 में बना था। तो इन दोनों में 600 लगभग 600 वर्ष का अंतर था। और इसी दौरान इसी समय के दौरान जो हमारा उपमहाद्वीप है भारत, इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं जो थी वो बदल भी गई थी और कुछ चेंज भी हो गया था। और ये जो हम नक्शा देखते हैं, नक्शा जो था ये जो यूरोपीय नाविक होते थे जो भारत की जब समुद्री यात्रा किया करते थे, तो उसके दौरान इस नक्शे का वो उपयोग क्या करते थे। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं जो कि एक फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में भारत का नक्शा बनाया था। और जो नाविक हुआ करते थे
जो फ्रांसीसी नाविक ये जो जैसे कि आप तटों के पास बहुत ही बारीक तरीके से ब्योरो दे रखा है, हर एक तट का नाम बता रखा है इसी नक्शे की मदद से जो अपनी भारत की यात्रा थी उसे करते थे। और जो व्यापारिक यात्रा होती थी समुद्र की उनके लिए इस नक्शे का ऐसे ही नक्शे का ये इस्तेमाल किया करते थे। और जैसे कि आप इसके अंदर के इलाके देख रहे हैं इस उसके इसमें भी काफी बारीकी से ब्योर है। तो ये जो नक्शे होते थे इन नक्शे का जो यूरोपीय व्यापारी होते थे या समुद्री यात्री होते थे वो इनका उपयोग किया करते थे। तो ये आगे पढ़ते हैं कि जो जैसे कि समय बदलता गया तो अब जो जो मानचित्र बनाने या मानचित्र को मापने का ये जो विज्ञान था जो पद्धति थी वो बदलती चली गई थी। और जब जो हमारे इतिहासकार हैं जब वो प्राचीन काल के दस्तावेज नक्शे या लेखन आदि को पढ़ते हैं तो उनकी जो सूचनाओं के जो संदर्भ होते हैं और उनकी अलग अलग तरह की जो ऐतिहासिक भूमिकाएं होती हैं और उन्हें ध्यान रखना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आइए आगे चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नई और पुरानी शब्दावली। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। तो जैसे कि हम ऊपर पढ़कर आए थे कि जैसे-जैसे समय तो जो समय के साथ-साथ सूचनाएँ बदलती रहती हैं, जैसे कि हम ऊपर पढ़कर आए थे। तो जो भाषा होती है, क्या उसके भी अर्थ ऐसे ही होते हैं? मतलब जो भाषा होती है, वो भी अर्थ के साथ-साथ बदलती रहती है? जैसे कि हम ऐतिहासिक अभिलेख पढ़ते हैं, जो कि कई तरह की भाषाओं में लिखे हुए होते हैं। जो ऐतिहासिक अभिलेख फ़ारसी, हमारी यूनानी हो गई, संस्कृत हो गई, जो वो है हमारा जो व्याकरण जो थी भाषा के जो शब्द थे वो भी बदलते गए। जैसे कि जो मध्य युग की जो फ़ारसी थी और जो आधुनिक युग की फ़ारसी है उससे भिन्न हो गई। क्योंकि जो समय के साथ-साथ जो व्याकरण है उसके शब्द भंडार में जो है वो नए शब्द आने लगे थे और जो है शब्दों के भी अर्थ बदलने लग गए थे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो हमारा हिंदुस्तान है जिसकी हिंदुस्तान शब्द ले लेते हैं। तो ये जो हिंदुस्तान शब्द है हम उसका जो प्रयोग है वो जो 13वीं सदी में जो सबसे पहले इसका प्रयोग किया था वो एक इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द जो था उसका प्रयोग किया था। और उनका जो आश्रय था वो पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के जो बीच में जो स्थित इलाका है उससे था उनका आश्रय। और ये जो हिंदुस्तान शब्द है ये जैसे कि भारत के लिए अर्थ में लेते हैं भारत के लिए ही ये प्रयुक्त होता है। और सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया था वो मिनहाज सिराज ने। और इन्होंने जो ये शब्द का प्रयोग किया था उसमें राजनीति के अर्थ में इन्होंने जो इस शब्द का प्रयोग किया था जो दिल्ली के जो सुल्तान थे जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनके जो अधिकार के उनके जो शासन के क्षेत्र में आने वाले जो राज क्षेत्र था उसके लिए इन्होंने किया था। और जैसे जैसे सल्तनत का प्रसार होता गया उसके साथ साथ जो ये सब था हिंदुस्तान के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र भी बढ़ता गया। लेकिन जो हिंदुस्तान शब्द था उसका जो ये कहिए कि उसका जो समावेश है उसमें कभी भी जो दक्षिण भारत है उसे नहीं लाया गया। दक्षिण भारत जो उसमें हिंदुस्तान शब्द जो था उसमें कि दक्षिण भारत के जो हमारे दक्षिण भारत है उसके जो क्षेत्र थे उन्हें नहीं लाए गए थे। और 16वीं सदी में जो सल्तनत के जो मुगल जो वंश था उसके जो संस्थापक थे बाबर उन्होंने भी जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और उन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था वो जो हमारा भारत है जो हमारा उपमहाद्वीप है इसके भूगोल पशु पक्षी और यहाँ की जो निवासियों की जो संस्कृति है उसका वर्णन करने के लिए ही इन्होंने जो है वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इनका जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करने का यही आशय था। और जो इन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया था जो कि हमारे 14वीं सदी की जो कवि थे अमीर खुसरो उनके द्वारा जो प्रयुक्त हिंदुस्तान शब्द के ही ये समान था जो इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। जो कि हमारे कवि थे अमीर खुसरो ने 14वीं सदी में हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। और उन्होंने भी जो भारत की जो हिंदुस्तान है जो उपमहाद्वीप है इसकी भूगोलिक स्थिति इसके पशु पक्षी यहाँ की निवासियों की संस्कृति खान पान इन सभी को देखकर ही हिंदुस्तान शब्द का मतलब हिंद शब्द का जो अमीर खुसरो थे उन्होंने प्रयोग किया था। जो कि आज हम हिंदुस्तान का शब्द जो भारत की भौगोलिक संस्कृति और उसकी जो सतत के रूप में जाना जाता था
उसके लिए किया जाता है। लेकिन जो आज हम हिंदुस्तान शब्द जो करते हैं वो राजनीतिक और राष्ट्रीय जो अर्थ जोड़कर आज हम हिंदुस्तान शब्द का उपयोग करते हैं, ये उपयोग जब नहीं किया जाता था। तो आइए आगे चलते हैं। तो इसी वजह से जो किसी भी शब्द का जो प्रयोग करने के लिए जो हमारे इतिहासकार होते हैं उन्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो समय बदल जाता है, समय बदलता रहता है, तो इसके जो शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो भी बदलते रहते हैं। जो शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो भी बदलते रहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं विदेशी। देखिए विदेशी का जो अर्थ है, आज जो हम विदेशी का अर्थ मानते हैं ऐसा मानते हैं कि जो कोई और से देश का आया हो, मतलब जो हमारे देश का ना हो, उसे विदेशी कहते हैं। लेकिन जब मध्य युग था, क्या था, जब मध्य युग था तो जो विदेशी है उसे माना जाता था जो कि उस गांव का ना हो, मतलब उस गांव में उसका आना जाना ना हो या पहले ना आए, और उस वो मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति हो उसे ही विदेशी कहा जाता था, या समाज या संस्कृति का अंग ना हो तो उसे विदेशी कहा जाता था। और जो हिंदी में विदेशी को परदेशी भी कहते थे और फारसी में अजनबी भी कहा जाता था। और विदेशी के एक और अर्थ था। देखिए जो नगरवासी होते थे, जो नगरों में निवास किया करते थे, उनके लिए जो वनवासी होते थे वो विदेशी होते थे। लेकिन जो लोग एक ही गांव में रहते थे लेकिन उनकी लोगों की जाति एक दूसरे से अलग थी, उनका जो धर्म था, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं एक दूसरे की तरह नहीं थी, तो इसके अलावा वो दोनों को एक दूसरे विदेशी नहीं कहते थे, मतलब वो लोग विदेशी नहीं कहते थे कि जो कि उनके धर्म या परंपरा से अलग हो, तो एक दूसरे के लिए वो विदेशी नहीं होते थे क्योंकि वो एक साथ रहते थे। मतलब जो नगरवासी थे, जो वन में रहने वाले लोगों के लिए वो विदेशी शब्द प्रयोग करते थे, क्योंकि उनकी जो संस्कृति थी और उनके जो पहनावा था और उनका जो रहने का स्थान वो अलग था, उन्हीं लोगों के लिए जो है वो विदेशी शब्द का उपयोग होता था। तो आइए आगे पढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। तो इतिहासकार और उनके स्रोत, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। स्रोत, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए जो इतिहासकार जो होते हैं वो हर युग का, मतलब युगों का अध्ययन करते हैं। अगर वो किसी भी युग का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वो खोज क्या करना चाहते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए जो इतिहासकार होते हैं वो बहुत ही सारे तरह के, मतलब अलग तरह के स्रोत जो होते हैं उनकी मदद लेते हैं। जैसे कि हमने गुप्त वंश के शासक और जो हर्षवर्धन थे उनके बारे में पढ़ा था। और जो हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं, इस बुक में हम अपना 700 से लेकर 1750 ईस्वी, मतलब आप मान लीजिए कि हम 1500 साल, मतलब हम 1500 साल के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये जैसे कि हमने पिछला युग पढ़ा था उसमें जो इतिहासकार थे वो सिक्के पर और जो अभिलेख मिलते थे, जो जो दीवारों पर खुदरे हुए जो स्तंभ लेख थे या बर्तन आदि पर जो थे, वो उन पर इन्हीं स्रोतों पर ये निर्भर रहते थे इतिहास को जानने के लिए। और ये जो स्रोत थे, ऐसा नहीं था कि ये स्रोत बदल गए थे आगे युग में आके, जो हम मध्यकाल पढ़ रहे हैं अब, जो मध्यकालीन में ये जो स्रोते बदल गए थे, लेकिन ये जो स्रोते ऐसे भी चले आ रहे थे, इनके अलावा और भी बहुत सारे स्रोत मिलने लग गए थे। मतलब ये जो स्रोते, ये ऐसी कैसी, मतलब पिछले युगों से ऐसे ही चले आ रहे थे। और जो इतिहासकार थे वो इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए और इस काल के बारे में जानने के लिए अब भी ऐसे ही सामग्री इकट्ठा करते थे, मतलब उन्हीं की खोज क्या करते थे, जैसे कि सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, मतलब भवन को बनाने की कला का, और जो हमारी लिखने की सामग्री जो थी, इन पर काफी जो हमारे इतिहासकार थे वो काफी निर्भर रहा करते थे। लेकिन जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो अब जो इतिहासकार थे, मतलब समय जो था बदलने लग गया था, जो परिवर्तन आने लग गए थे। तब जो इतिहासकार जो थे उनके स्रोत और काफी बढ़ने लग गए थे, मतलब जो स्रोत थे वो भिन्न भिन्न होने लग गए थे। एक तो जो ये जो काल था, इसमें जो लिखित सामग्री हुआ करती थी, जो प्रमाणिक लिखित सामग्री होती थी, वो उसमें काफी इजाफा हो गया था। वो उसमें जो विविधताएं थी, उसमें अलग अलग तरह की जो विविधताएं थी वो बहुत ही आश्चर्य रूप से बढ़ती जा रही थी। और अब जैसे कि जो लेखन सामग्री थी, जो इसमें विविध आश्चर्यजनक जो विविधता आने लग गई थी, इसी के कारण जो
आगे के इतिहासकार थे वो सूचनाओं के लिए जो दूसरे जो स्रोतों का इस्तेमाल किया करते थे, जैसे सिक्के, शिलालेख, भवन निर्माण कला, बर्तन और बहुत सारी चीजों का जो ये इस्तेमाल किया करते थे। इनका जो इस्तेमाल था ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होने लग गया था, क्योंकि जो लिखने की जो विविधता थी वो आश्चर्य रूप से बढ़ने लग गई थी। तो आइए अपने इस ये जो टेबल दे रखा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो लिखा है, कागज का मूल्य, कागज का मूल्य। देखिए जो 13वीं शताब्दी थी, 13वीं शताब्दी थी, उसमें कागज का उपयोग होता था। अब जब कागज का उपयोग कब से होने लगा, 2000 सॉरी 201 ईसा पूर्व जो था वो कागज का जो आविष्कार वो हो गया था। कब हुआ था, 201 ईसा पूर्व कागज का जो था वो आविष्कार हो गया था। तो जब 13वीं शताब्दी आई, तो एक इसमें लिखा है कि एक विद्वान को कागज की जरूरत पड़ी, कागज की एक प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी, लेकिन उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, और उसका जो कागज था उसे सुखाकर उसने इस्तेमाल कर लिया। अब दूसरा दे रखा है कि एक सदी बाद, या कि अगर आप बाजार जाते हैं तो बाजार में आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, तो जो दुकानदार है वह आपको वो वस्तु कागज में लपेट कर देता है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो इसमें लिख कर दे मतलब बता रखा है कि जो कागज था, जो कागज था वो 13वीं सदी के मध्य में एक जो विद्वान था उसे जो कागज की जरूरत पड़ी, तो उसने कागज के पास उसकी उतना कागज नहीं था, तो इसलिए उसने अपनी पांडुलिपि धो दी। लेकिन जब आप 21वीं सदी बाद मतलब आप 1400 में जाएंगे, तो आपको कागज बहुत ज्यादा सस्ता दिखने लग जाएगा। तो इसी वजह से जो इतिहासकार थे वो कागज पर ज्यादा जो लिखने की जो विध सामग्री थी, जो विविधताएं थी, उन पर ज्यादा डिपेंड हो गए थे, क्योंकि जो कागज था वो मंदा होने लगा था, वो पहले की तुलना ज्यादा महंगा नहीं था। तो जो इसके बाद जो कागज था वो काफी सस्ता होने लगा था, और जो कागज था वो बहुत ही अच्छी तरीके से उपलब्ध हो जाया करता था, बड़े लार्ज स्केल पर जो कागज था वो प्राप्त होने लग गया था। तो जब लोग जो थे जो धर्म ग्रंथ और शास्त्र के जो वृत्तांत और संतों के लेखन तथा उपदेश और अर्जिया और जो अदालतों के हिसाब, कर, खाते, जमीन आदि के दस्तावेज और अपनी लिखी हुई कहानी, जो ये सभी जो थे अभी इन्हें लिखने में ये कागज का उपयोग करने लग गए थे। अब पांडुलिपियों का उपयोग नहीं होता था, अब कागज का उपयोग होने लगा था। और इसके अलावा जो धनी व्यक्ति थे, जैसे कि शासक हो गए और मठ, मंदिर, व्यापारी हो गए, ये सभी जो थे अभी पांडुलिपि जो थी इन्हें इकट्ठा करने में लग गए थे, और इन्होंने इकट्ठा कर कर ये जो पांडुलिपि थी इन्हें पुस्तकालय में तथा अभिलेखागार में, अभिलेखागार उसे कहते हैं जहाँ पर पांडुलिपियों को रखा जाता है, मतलब ऐसे दस्तावेजों को रखा जाता है। तो जो अभिलेखगार होते हैं वो ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वस्तु और जो पांडुलिपि जो होती है वो संग्रह की जाती है। और जो हमारी जो भारत है उसमें भी भारत में जो राज्य सरकार, राष्ट्रीय सरकार जो होती है वो अपने जो अभिलेखागार बनाते हैं, जहाँ अपने जो पुराने दस्तावेज और जो सारे जो सरकारी दस्तावेज होते हैं और लेन देन का रिकॉर्ड रखना, वो सभी यहाँ पर वो रखती हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये जो पांडुलिपि और दस्तावेज थे, इन दस्तावेजों की मदद से जो इतिहासकार थे वो बहुत सारी जानकारी इतिहासकारों को मिलती थी। लेकिन इनके साथ ही इनका जो उपयोग था ये उपयोग कठिन हो गया था। इनका जो उपयोग करना मतलब इनके इन्हें पढ़ना कठिन हो गया था। तो ये आगे पढ़ते हैं कि कठिन कैसे हो गया था। देखिए जो उन दिनों जो थे वो छाप खाने तो नहीं थे, छाप खाने तो नहीं थे, तो इसलिए जो लिपिक या जो नकल विश जो नकलन जो विष होता था वो अपने हाथ से जो पांडुलिपियों को लिखा करता था, जो पांडुलिपि की जो प्रतियां थी उन्हें लिखा करता था। और अगर जैसे वो उनकी नकल क्या करता था जो पांडुलिपि की, तो वो एक आसान काम नहीं होता था, क्योंकि कोई जो वर्ड था या कोई शब्द था वो उसके समझ में ना आता होगा, तो उसे अंदाजा ही लगाना पड़ता था। तो इसी वजह से जो ये काम था जो पांडुलिपि को पढ़ने का था ये काफी कठिन हो गया था, मतलब ये इतने ही बड़े हुआ करते थे। और इनके छोटे आकार के कारण जो लघु चित्र, इन्हें लघु चित्र या मिनिएचर इन्हें
कहते थे, क्या कहते थे, या तो इन्हें लघु चित्र कहा जाता था या इन्हें मिनिएचर कहते थे। जो ये छोटे चित्र होते थे और इन छोटे चित्रों को जो प्रयोग था वो पांडुलिपि में होता था। पांडुलिपि को स्पष्टता प्रदान करने के लिए, कोई बात को अच्छी तरह बताने के लिए इनका प्रयोग होता था। और इसके बाद जब ये लघु चित्र जो थे, ये ज्यादा सुंदर होते चले गए, तो जो संग्राहक थे वो अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपि से अलग करके बेच देते थे। और जो संग्राहक होते थे, जो कोई भी व्यक्ति खरीद लेता था उन्हें, संग्राहक। तो आइए आगे जैसे कि आप इन्हें देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लिखने की विभिन्न शैलियाँ, लिखने की नई नई जो भाषाएं, ये जो है, ये जो लिखा है ये फारसी में लिखा है। ये किस में लिखा है? फारसी में लिखा है। और जबकि ये अरबी में लिखा है। और ये जो लिखावट है, ये जो लिखा हुआ है, ये भिन्न भिन्न शैली है। और ये जो भिन्न शैली के कारण जो अरबी और फारसी जो ये जो लिखा हुआ है, इन्हें पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। देखिए, जो फारसी और अरबी, ये लिख है, ये नस्तलिक लिपि है, मतलब ये बाईं ओर से लिखी जाती हैं। और ये वर्णों को जोड़कर एक धारा पूर्व में इन्हें लिखा जाता है। जो ये फारसी और अरबी होती है, और फारसी और अरबी के जो जानकार हैं, ये इन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो होती हैं ये, और जो हम पढ़ते हैं वो हम शिकस्त लिपि पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो शिकस्त लिपि होती है दाईं ओर से लिखी जाती है। ये दाईं ओर से लिखी जाती है, दाईं ओर को लिखी जाती है। और ये बहुत ही सघन और संक्षिप्त तो होती है, ये कठिन भी होती है। तो जैसे कि हम पीछे पढ़कर आए थे कि जो पांडुलिपि थी, पांडुलिपि थी वो हाथों से लिखी जाती है। जब इतिहासकार उनकी प्रतिलिपियां बनाते हुए होते थे, तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता था, क्योंकि जो लिखा हुआ कोई वर्ड आदि जो था वो अच्छी तरह नहीं दिखता था। जो इतिहासकार होता था, जो लिपक होता था या नकल करने वाला जो होता था, वो अपना अंदाजा लगाकर इन्हें लिख देता था। अब जो पांडुलिपि की जो प्रतिलिपि बनने लगी, उनमें यही यही कुछ होते होते इनमें थोड़े थोड़े बदलाव आने लगे। अब जब ये प्रतिलिपियां बनती गई, तो जो लिपक थे, जो लिखने वाले थे, वो थोड़े बहुत फेर बदल कर देते थे, मतलब थोड़ा बहुत अपने अंदाजे से लिख दिया करते थे। कहीं कोई शब्द या कोई वाक्य जो था उसे अपने अंदाजे से लग दिया करते थे। तो इसी के साथ जब इनकी प्रतिलिपियां बनती गई, प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां बनती गई, जो सदी दर सदी बनती गई थी। अब जो ये प्रतिलिपियां बनती गई थी, ये एक दूसरे से अलग हो गई, ये एक दूसरे से अलग हो गई, मतलब एक दूसरे से भिन्न भिन्न ये प्रतिलिपियां होती चली गई। और इससे एक बहुत गंभीर समस्या, बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। और क्योंकि जो आज के जो लेखक हैं, उन्हें जो पांडुलिपि है, जो मूल प्रति है, जो मूल पांडुलिपि है, वो शायद ही कहीं मिलती हो, लेकिन जो जो पांडुलिपि है, जो प्रतिलिपि है, उन्हीं प्रतिलिपियों पर निर्भर रहना होता है, जो उनके बाद के लिपिकों ने बनाई थी। और इसलिए कि इतिहासकार, जो जो लिखने वाला था, जो इतिहास लिखने वाला था, जो पांडुलिपि, उसने क्या लिखा था, ये जानने के लिए जो हमारे इतिहासकार होते थे, उन्हें जो एक ग्रंथ है उसकी बहुत सारी प्रतिलिपियां जो थी, उन्हें पढ़ना पड़ता था, और उनका अध्ययन भी कई बार उन्हें करना पड़ता था। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लेखक भी थे जिन्होंने समय समय पर अपनी जो थी वो मूल वृत्तांत को लिखा और उनमें संशोधन भी किया। जैसे कि एक 14वीं सदी के जो इतिहासकार थे, जियाउद्दीन बरानी, जो उन्होंने अपना पहला वृत्तांत जो पहली बार लिखा था, वो 1356 में लिखा था, जो 1356 में लिखा था। लेकिन जब उन्होंने दूसरा अपना लिखा था, वो 2 साल बाद, मतलब 1358 में लिखा था। लेकिन ये जो दोनों वृत्तांत थे, इन दोनों में अंतर था। लेकिन जो पहले वाला वृत्तांत था, तो जो उन्होंने वृत्तांत लिखा था, उनके जो पहला वृत्तांत लिखा था उन्होंने 1356 में लिखा था। लेकिन जो उन्होंने दूसरा अपना वृत्तांत लिखा था, उन्होंने 1358 में लिखा था। 1358 में लिखा था, जो उसके 2 साल बाद लिखा था। तब उनका जो पहला वृत्तांत था, उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। लेकिन 1971 में इतिहासकारों को पता चला कि उनको जो पहला वाला वृत्तांत है, उसकी किसी को जानकारी नहीं है, और वो जो है वो पुस्तकालय के जो विशाल संग्रह उसमें कहीं दबा पड़ा था, जब 1971 में ये जो वृत्तांत मिला था। तो जो वृत्तांत किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने। तो आइए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक और राजनीतिक समूह।
सामाजिक और राजनीतिक समूह, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, जो 700 से 750 जो है, 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के जो बीच के जो वर्ष है, जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, ये जो अध्ययन है ये इतिहासकारों के लिए एक चुनौती हो रखता है, क्योंकि जो मुख्य रूप से जो इस काल में जो काफी परिवर्तन आया था, इस काल में पूरे बड़े पैमाने पर परिवर्तन आया था, अनेक तरह के जो है वो परिवर्तन हुए थे। जैसे कि अलग अलग समय पर नई नई जो खोज होने लगी थी, नए प्रौद्योगिक जो थे, प्रौद्योगिक प्रौद्योगिक जो थे, उनके वो सामने आने लगे थे। जैसे कि सिंचाई के लिए रहट का खोज होने लगी थी, कताई के चरखों के लिए, और युद्धों में जो थे वो अनेक प्रकार के आग्नेय अस्त्र, मतलब आग लगाने वाले अस्त्र, जैसे कि बारूद और हमारे बारूद वाले जो हथियार हैं, वो उनकी खोज होने लगी थी और उनका इस्तेमाल होने लग गया था। और ये जो उपमहाद्वीप था, इसमें नई तरह तरह के खाने पान का भी प्रचलन होने लगा था, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी, ये जो खान पान थे, ये नए खान पान जो थे, इनका भी प्रचलन काफी इस महाद्वीप उपमहाद्वीप में होने लगा था। और ये जो नए परिवर्तन, ये जो सारे परिवर्तन आए थे, ये उन्हीं लोगों के साथ आए थे जो नई प्रौद्योगिक इकाई और फसलें उन्हीं लोगों के साथ आए थे जो नए विचार लेकर आए थे। और इसके परिणाम स्वरूप ये जो समय था, ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और संस्कृति परिवर्तन का समय रहा। ये पूरी तरीके से इस परिवर्तन का काल भी रहा था, जिसके बारे में हम आने वाले जो चैप्टर हैं उनके बारे में भी उनमें पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो ये जो युग था, इसमें नए नए आविष्कार होने लग गए थे, नई नई खोज होने लग गई थी। तो इस युग में जो लोगों की जो गतिशीलता थी, वो तेज होने लगी थी, बढ़ने लगी थी। अब जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान का जो उनका आना जाना था, वो बढ़ गया था। लोग जो थे वो अवसर को तलाशने के लिए निकलने लग गए थे, यात्रा करने लग गए थे, और अपनी अपार संपदा और अपने जो भाग्य है उसे गढ़ने की जो पूरी संभावना जो मौजूद थी इस उपमहाद्वीप में, इसके लिए लोग आने लगे थे। और इस काल में बहुत सारे जो समुदाय थे उनका महत्व भी बढ़ने लग गया था। और जो यात्री थे अब इसी काल में यात्रा करने लग गए थे। जैसे कि आप इस उसको देखेंगे फोटो को, ये रहट का फोटो है, जो कि उस वक्त सिंचाई के जो काम है उसमें प्रयुक्त होने लग गया था, इसकी खोज हुई थी। तो आइए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि उस समय के जो उस काल के जो समुदाय थे, उनका महत्व बढ़ने लग गया था। जैसे कि एक हमारा राजपूत समुदाय भी था। क्या था? जो राजपूत समुदाय था वो भी था। राजपूत का मतलब होता है जैसे राजा का पुत्र। देखिए, जो 8वीं से 14वीं सदी के बीच में ये जो राजपूत शब्द था, ये योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था, जो कि क्षेत्रीय वर्ण के होने का दावा किया करते थे। देखिए, जैसे कि 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय और हमारे वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते थे। तो इस जो दूसरे वर्ण में आते थे क्षत्रिय, ये योद्धा होते थे, उनके लिए राजपूत शब्द का उपयोग होने लग गया था। और जो ये राजपूत शब्द का उपयोग जो था, ये केवल राजाओं के लिए नहीं होता था, और उसके जो सामंत होते थे, वो उसके जो सेनापति होते थे, इनके लिए ही नहीं, ये सैनिकों के लिए भी होता था। और जो ये जो महाद्वीप था, जो ये पूरा महाद्वीप था, वो सॉरी उपमहाद्वीप था, इसमें जो क्षत्रिय होते थे, जो कि सैनिक सेनापति होते थे, अलग अलग शासकों की सेना में काम किया करते थे। और जैसे कि कवि और चरण जो राजपूतों की जो आचार संहिता थी, इनमें जो राजपूत शासक थे, इनकी प्रशंसा करने और उनकी जो प्रबल परिक्रमा और उनके गुणगान करने लग गए थे। और ये जो युग था, इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने वालों में अवसरों का लाभ जो था, वो जो राजनीतिक दृष्टि से जो महत्व हासिल करने वाले जो अवसरों का लाभ था, वो मराठों को, सिखों को, जाटों को, मराठों, सिख, जाट, अहोम और कश्यप, जो कि मुख्य रूप से लिपिक, मुंशी और मंत्री आदि, जो ये जो काम करने वाली जो जाति हुआ करती थी, इनके समूह ने उठाना शुरू कर दिया था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, ये जो काल था, इस पूरे काल के दौरान जो जंगल में कटाई होने लग गई थी,
और जो इलाका था, जो कि खेती थी, उसके लिए इलाका बढ़ाया जा रहा था। और कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन हो रहा था, और जो अन्य क्षेत्र थे उनकी अपेक्षा कुछ क्षेत्रों में जो ये जो परिवर्तन था, ये बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा था। और पूरे तौर पर मतलब वहां पर ये परिवर्तन हो गया था, जो जंगल थे उनकी कटाई कर जो खेती का जो इलाका था, जो खेती का क्षेत्र था, उसे बढ़ा दिया गया था। तो ये जो प्रयास में जब परिवर्तन आने लगा, जो वनवासी थे उनके जब प्रयास में परिवर्तन आने लगा, तो वनवासी जो थे उन्हें अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा और अपना स्थान छोड़कर उन्हें जाना पड़ा था। देखिएगा, जो पर्यावास का मतलब होता है, पर्यावास का तात्पर्य है कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के जो रहने वाले की जो सामाजिक और आर्थिक जो जीवन शैली होती है, उससे होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो पर्यावास का जो मतलब होता है, वहाँ के रहने वालों की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली होती है, उससे होता है। तो जो पर्यावास का जो मतलब होता है, उस वहाँ पर रहने वाले जो क्षेत्र में जो रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। तो जो पर्यावास में जो परिवर्तन के कारण बहुत सारे जो वनवासी थे उन्हें अपने घर छोड़कर जाना पड़ा, उन्हें घर छोड़ने के लिए अपने मजबूर होना पड़ा। लेकिन जो कुछ और जो वनवासी थे, उन्होंने जमीनों की जुताई करने लगे। उन्होंने उन्होंने जमीनों की जो जुताई थी वो करनी शुरू कर दी थी। अब वो जुताई कर कर वो लोग कृषक बन गए थे। और जो ये कृषक थे, जो सामूहिक क्षेत्रीय जो बाजार थे और मुखिया, पुजारी, मठ और मंदिर, राजा, जो ये सभी लोग थे, इन आदि से प्रभावित होने लगे थे। और वे बड़े और जटिल समाजों के भी अंग बन गए थे। और ये जो कृषक बने थे वनवासी, इन्हें टैक्स भी देना पड़ता था। और इन्हें जो स्थानीय मालिक वर्ग होता था, स्थानीय जो मालिक वर्ग था, उनकी बेगारी भी करनी पड़ती थी। देखिए, जो बेगारी का मतलब होता है, वो बिना पैसे लिए श्रम या मेहनत करवाना, वो बेगार का मतलब होता है। तो उन्हें उनकी बेगारी मतलब बिना पैसे लिए उनका काम भी करना पड़ता था। और इसके परिणाम स्वरूप जो किसान थे उनके बीच में आर्थिक और जो सामाजिक अंतर थे वो बढ़ने लगे थे। लेकिन कुछ जो किसान हुआ करते थे उनके पास अच्छी खासी उपजाऊ जमीन होती थी, और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ के पास खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का जो काम है उसे कर लेते थे। और जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लग गया था, जो लोग थे वो जातियों में, उपजाति में अ, बंटने लग गए। वो जाति और उपजाति में अलग होने लग गए थे, और उनकी जो पृष्ठभूमि और उनका जो व्यापार के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा जो दर्जा था वो दिया जाने लगा था। और ये जो दर्जे हुआ करते थे स्थायी नहीं थे। और और ये जो दर्जे थे जैसे कि स्थायी नहीं रहते थे, क्योंकि जो किसी भी जाति के जो विशेष सदस्य होता था, उसके हाथ में कितनी सत्ता, उसका प्रभाव, उसके जो संसाधन को नियंत्रण करना, या उसके पास कितनी ज्यादा जमीन है, उसके पास कितने जो रिसोर्सेज हुआ, इसके आधार पर जो दर्जे होते थे वो दिए जाते थे। अब ये जो दर्जे होते थे ये बदलते रहते थे। जैसे कि किसी और जाति के जो विशेष सदस्य हाथ में सत्ता और प्रभाव आ गया, तो उसे उसका जो दर्जा होगा वो ऊंचा हो जाएगा। तो इसका मतलब था कि जो एक ही जाति हुआ करती थी उसका किसी किसी भी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था, और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और जाति का भी हो सकता था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब जो जातियां हुआ करती थी, अब जो जाति के जो लोग हुआ करते थे उसके जो सदस्य हुआ करते थे, जो जाति हुआ करती थी वो अपने सदस्य का जो व्यवहार था उस पर नियंत्रण करती थी। और जो इन पर नियंत्रण करने के लिए जो जाति थी वो खुद ही अपने कानून बनाती थी, अपने खुद नियम बनाती थी। और ये जो कानून होते थे, इन्हें पालन करवाने के लिए जो जाति के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो करवाते थे, जो कि इनकी एक सभा हुआ करती थी। और जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा गया है। क्या कहा गया है? उस सभा को जाति पंचायत भी कहा जाता है। लेकिन ये जो जातियां हुआ करती थी, इनको यहाँ अब जहाँ पर ये निवास किया करते थे, यहाँ के गांव, जिस गांव में निवास किया करते थे, उन गांव के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। और इसके अलावा जो कई गांव हुआ करते थे वहां पर मुखियों का शासन होता, और उनसे मिल मिलकर वो राज्य की किसी एक छोटी इकाई ही होती थी। तो आइए आगे चलते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसका नाम है क्षेत्र और साम्राज्य। तो इससे टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे कि हम इतिहास पढ़ते हैं, जो चोल थे, तुगलक थे, मुगल थे,
और दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे शासक वंश आए थे, खिलजी थे और हमारे बहुत सारे शासक आए थे। लेकिन जो जैसे बड़े बड़े जो राज्य थे इनके अंतर्गत सारे क्षेत्र जाते थे। जो ये बड़े बड़े जो वंश आते थे, जो शासक आते थे, इन्हीं के अंतर्गत जो थे वो बहुत सारे क्षेत्र जाते थे। जैसे कि जो गैसुद्दीन बलबन है, जिन्होंने 1266 से लेकर 1287 तक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे थे, की प्रशंसा में एक संस्कृति में प्रशस्ति लिखी गई है। और इस प्रशस्ति में उन्हें एक विशाल जो साम्राज्य है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो कि वो बंगाल में, देखिए जो बंगाल है उसे गोड़ कहा जाता था। जो बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी, जो गजनी को पहले गज्जन कहा जाता था, गजन। और जिसमें संपूर्ण जो था दक्षिण भारत को द्रविड़ भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। जो उनके जो शासन का जो साम्राज्य था वो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान और नीचे दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। और उनके क्षेत्र में गोंड, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात जो आदि अलग अलग जो क्षेत्र थे पलायन कर जाते थे। ये जो इन जो विभिन्न क्षेत्र के जो लोग थे उनकी सेना के आगे। जैसे कि आप ये मैप देखेंगे, तो ये जो मैप है ये मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा बनाया गया है, जो कि उन्होंने जो उनके द्वारा जो रचित थी, मशालिक अल अबशर फी ममलिक अल अमशर के जो अनुसार उन्होंने तुगलक, जो मोहम्मद तुगलक थे उनके राज्यकाल में जो दिल्ली जो थी, जो दिल्ली का जो साम्राज्य था वो कितना आता था वो इन्होंने दिखा रखा है। जैसे कि ये क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत सारे क्षेत्रों के जो इन्होंने नाम दे रखे, जो कि जो दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद तुगलक उनके क्षेत्र में आता था। मतलब उन्होंने पूरा जो द्राविड़, दक्षिण भारत और गोंड, बंगाल और गजनी जो अफगानिस्तान में है, वो सभी दिखा रखा है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो जो जैसे कि विभिन्न क्षेत्र के जो लोग थे जो गैसुद्दीन बलबन की जो सेना थी उनके आगे पलायन कर जाते थे। तो जो इतिहासकार थे उनके विजय जो अभियान थे, तो जो विजय अभियान थे उन्हें बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर लिखते थे। और उनका जो दावा था वो अति सोक्तिपूर्ण होता था, मतलब ऐसा होता था जो कि बहुत ही ज्यादा वो बड़ा चढ़ाकर लिखते थे। और वह जो थे वो समझाने की भी कोशिश कर में भी लगे रहते थे। और जो शासक लोग थे वो विभिन्न विभिन्न भागों पर अपने अधिकार का जो वो उल्लंघन, वो सॉरी उल्लेख किया करते रहते हैं। ये जो कवि आदि थे, जो इतिहासकार थे, जो उनके विजय अभियान को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, क्योंकि जो इतिहासकार थे उस समय जो इतिहासकार का मेनली सोर्स था वो शासक के ही पर ही होता था, उनके दरबार में कवियों का भी। तो इसी वजह से उन्हें जो था वो शासक के विजय अभियानों को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाना पड़ता था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। ये हमें एक टेबल दे रखी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भाषा तथा क्षेत्र, देखिए जो सन 1318 में एक कवि हुए थे अमीर खुसरो, जैसे कि आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, सन 1318 में। और अमीर खुसरो ने इस बारे में इन बातों पर गौर दिया कि जो ये उपमहाद्वीप है, जो ये देश है, इस देश के जो हर एक क्षेत्र है इसमें भिन्न भिन्न भाषा है, हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। जैसे कि सिंधु, लाहौरी, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सिंधु, लाहौरी, कश्मीरी और द्वार समुद्री जो कि दक्षिण कर्नाटक में थी, और तेलंगनी जो कि आंध्र प्रदेश में, और गुजरी जो कि गुजरात में, और आबरी जो तमिलनाडु में, गोंडी बंगाल में, और अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में, और हिंदी जो दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र थे उनमें ये बोली जाती थी। और इसके अलावा जो अमीर खुसरो हैं ये यह भी बताते हैं कि इन भाषाओं के विपरीत एक ऐसी भी भाषा थी जो पूरे विशेष क्षेत्र में बोली जाती थी। और ये एक प्राचीन भाषा थी जो कि संस्कृत थी, जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, और आम जनता जो थी वो इस भाषा का ज्ञान नहीं था उन्हें, वो इस भाषा को नहीं जानते थे। तो आइए आगे चलते हैं। तो जैसे कि सन 700 ईस्वी तक जो बहुत सारे जो भौगोलिक क्षेत्र थे उनके खुद के आयाम तय हो चुके थे।
और उनकी जो अपनी भाषा तथा संस्कृत जो विशेषताएं थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गई थी। और ये जो क्षेत्र थे, ये किसी विशेष शासक या किसी एक राजवंश के साथ भी मिल गए थे। और इन राज्यों के बीच में काफी झगड़ा या टकराहट चलती रहती थी, काफी झगड़े होते रहते थे, जैसे कि चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश जो थे, इन्होंने अनेक क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य फैला लिया था, अपने एक विशाल साम्राज्य बना लिया था। मतलब ये अपना विशाल साम्राज्य बना लेते हैं, जैसे कि हम आने वाले चैप्टरों में भी इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो इन्होंने साम्राज्य बनाए थे, ये साम्राज्य स्थिर या सफल नहीं थे। स्थिर ऐसे नहीं थे क्योंकि इनमें इनकी सीमाओं में परिवर्तन होता रहता था। कभी ये जीतते रहते थे, तो कभी ये हार भी जाया करते थे, अपना कुछ हिस्सा चला जाया करता था। जैसे कि खलजी और मुगल वंश थे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो मुगल वंश था, उसका जो शासन था वो करीब 16वीं सदी में आया था। अब जब 18वीं सदी में जो मुगल वंश जो था वो ढलान के पतन पर था, और इसके परिणाम स्वरूप जो क्षेत्रीय जो राज्य थे वो भी उभरने लग गए थे, क्योंकि जो मुगल वंश था उसकी जो ताकत थी वो थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई थी। अब जो सालों से जो जो सर क्षेत्रीय जो थे, जो कि साम्राज्य का शासन चला रहे थे, उनके जो क्षेत्र थे, उनके क्षेत्र की जो थी प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था। और उनके जो राज्य थे उनके राज्यों में बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के जो अधिकतर भागों पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। और ये जो तथ्य है, हमें इस तथ्य का पता उन कई परंपराओं से लगता है, जो कि इन क्षेत्रों में नई नई उभरी थी। और ये जो परंपराएं परंपराएं थी, इनमें से कुछ एक दूसरे से अलग थी और कुछ एक दूसरे के ही समान थी। और ऐसी जो परंपराएं थी वो हमें प्रशासन की, अर्थव्यवस्था के प्रबंध की और उच्च संस्कृत और तथा भाषा के संदर्भ में मिलती थी, जो कि सन 700 से लेकर सन 1750 बीच के जो हजारों वर्ष हैं, इनके बीच इनके जो विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रकृति जो एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। और इनके जो चरित्र की अपनी विशेषताएं हमेशा बनी रहती थी। और जो मगर जो सामान्य जो स्वर क्षेत्रीय जो ताकत थी, उनका ही प्रभाव इन पर पड़ा था। तो आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और पढ़ते हैं। जैसे कि ये टॉपिक है हमारा पुराने और नए धर्म। देखिएगा, जो इतिहासकार थे, इतिहासकार ने जिन हजार वर्ष की पड़ताल जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इतिहासकार की जो हजार वर्ष की पड़ताल है, देखिए इनके दौरान जो धार्मिक जाति जो थी, इनकी परंपराओं में कई बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने लगे थे। देखिए, जैसे कि शुरू में जो देवी तत्व में जो लोगों की आस्था थी, वो कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, जो वो खुद ही अपनी आस्था रखते थे। मगर अब जब परिवर्तन आने लगा था, तो आमतौर पर जो ये आस्था थी, ये स्वरूप सामूहिक होती गई, ये सामूहिक हो गई थी। और जैसे कि किसी देविक जो तत्व में जो सामूहिक आस्था होती है, यानी जो धर्म होता है, जो कि स्थानीय जो समुदाय होते हैं और समुदाय के जो सामाजिक और आर्थिक संगठन से जो संबंधित होती है, वो देविक तत्व वो ही देविक तत्व सामूहिक आस्था होती है। और जैसे जैसे इन समुदायों का जो सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी जो आस्थाएं थी, इनमें भी परिवर्तन आने लगा। जैसे कि आज हम जिन्हें हिंदू कहते हैं, और उस युग में भी, जो मध्यकाल युग है, उस युग में भी ये इस धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगे थे। जैसे कि इन परिवर्तनों में से थे, जैसे कि नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी, नए देवी देवता आने लगे थे। और जो राजा थे, राजाओं द्वारा जो मंदिरों का जो निर्माण था, और जो सामाजिक जो पुरोहित थे, जो सामाजिक पुरोहित हुआ करते, जैसे कि हम पिछली बुक में ही पढ़ कर आए हैं, इनका जो महत्व था वो बढ़ गया था, और उनकी सत्ता भी बढ़ रही थी। देखिए, जो जो संस्कृत जो ग्रंथ थे, जैसे कि हम पीछे ही पढ़ कर आए, जो संस्कृत ग्रंथ थे, उनका जो ज्ञान था वो केवल ब्राह्मणों को होता था। तो इसी वजह से इनका बहुत आदर होने लगा था। और इनके जो संरक्षक थे, जो नए नए शासक थे, जो कि अपनी खुद की प्रतिष्ठा की चाह में थे,
और इन इन जो संरक्षक थे इनका समर्थन होने के कारण जो ये ब्राह्मण हुआ करते थे इनका जो दबदबा था वो समाज में काफी बढ़ गया था। देखिए जो संरक्षक होता है वो कोई प्रभावशाली व्यक्ति या धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, जो विद्वान या अभिजात जैसे किसी व्यक्ति को सहारा दे उसे हम संरक्षक कहते हैं। तो इस वजह से जो ब्राह्मण थे, जो पुरोहित थे, उनका जो दबदबा था वो समाज में बढ़ गया था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो ये जो युग चल रहा था इसमें धर्मों में जैसे कि हमने कहा कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे थे। जिसकी भक्ति की जो अवधारणा थी उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगे थे। जैसे कि इसमें से एक और इसमें जो ईश्वर की जो कल्पना थी जब ये परिवर्तन आया था इसमें एक ऐसे प्रेममल्य इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिसका जो पुजारियों के जो विशद धर्मकांड की बनाई जो भक्त थे वो स्वयं पोष सकते थे। जो पुजारी जो थे धर्मकांड करते थे इनके बनाई ही जो देवी देवता के पास जो भक्त हुआ करते थे वो खुद ही पहुंच सकते थे। और इसी तरह की जो परंपरा है उनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। और यह वह युग था जब इस युग में जो हमारा उपमहाद्वीप है इसमें नए नए धर्म आने लगे थे। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, बहुत सारे धर्म जो थे इसमें आने लगे थे। और जो इस्लाम धर्म था उसमें जो कुरान शरीफ का जो संदेश जो भारत में पहले पहले जो 7वीं सदी में आया था। कब आया था? 7वीं सदी में आया था भारत में। जो व्यापारी थे किनके जरिए आए? व्यापारी और अप्रवासियों के द्वारा आया था। किस किस के द्वारा आया था? एक तो व्यापारियों के द्वारा और एक अपर्यावासियों के द्वारा आया था। और जो मुसलमान थे वो कुरान शरीफ को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते। जैसे कि आप सबको पता है ये जो मुसलमानों की धारणाएं थी वो ईश्वर जो है वो अल्लाह उसकी वो सत्ता प्राप्त करते थे। वो कहते थे कि जो ईश्वर है वो एक है, एक ही ईश्वर है अल्लाह। और जिसको प्रेम, करुण और उदारता की आस्था जो थे ये लोग रखते थे उसके प्रति। और वो बताते थे कि जो ईश्वर है वो सभी लोगों के प्रति प्रेम जो है, करुण उदारता की जो अपनी आस्था है वो रखने वाले हर व्यक्ति को वो गले लगाता है। चाहे उस व्यक्ति की जो सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। मतलब वो दूसरों के व्यक्ति प्रेम सम्मान रखता हो तो ऐसे व्यक्ति को जो ईश्वर है वो अपने गले लगाता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो ये क्या ही जो शासक थे वो इस्लाम धर्म के जो विद्वान थे और उनके जो धर्म शास्त्री और जो उनके न्याय शास्त्री जो उलेमा होते थे उन्हें अपना संरक्षण देने लगे थे। उन्हें उनका समर्थन प्राप्त होने लगा था। और हिंदू धर्म की ही बातें जो इस्लाम धर्म के भी अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते थे, प्रशंसा करते थे। और जो मुसलमानों में कुछ शिया थे जो कि जो पैगंबर साहब थे, मोहम्मद साहब जो थे उनके दामाद अली अली को मुसलमानों का विधि समस्त नेता मानते थे। और जो कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। और जो इस्लामिक जो आरंभिक दौर में जो इस्लाम धर्म का जो नेतृत्व करते थे उन्हें ही खलीफा कहा जाता था, खलीफा उन्हें कहते थे। और ये सभी जो परंपराएं थी ये सभी आगे भी चलती रही। और जो इस्लामिक जो न्याय सिद्धांत की जो बहुत सारी परंपराएं थी इनमें भी क्या ही महत्वपूर्ण अंतर रहे थे। जैसे कि भारत में हनीफ और शिफी ऐसी अ, सिद्धांत थे। कौन कौन से? हनीफ और सीफी ऐसे सिद्धांत थे। और ऐसे जो धार्मिक सिद्धांत तथा जो रहस्यवादी विचारों को लेकर जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ये सभी जो धार्मिक सिद्धांत और जो रहस्यवादी जो विचार हैं इनको लेकर जो विविधताएं वो देखने को मिलती हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। समय और इतिहास के कालखंड पर विचार। देखिए जो हमारे इतिहासकार होते हैं वो समय को किस तरीके से देखते हैं? वो समय को किस तरीके से देखते हैं? तो जो हमारे इतिहासकार होते थे वो समय को घंटे, घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे या वर्षों की तरह या कि कितने दिन बीत गए इसकी तरह नहीं देखते थे। जो हमारे जो इतिहासकार हैं वो समय को जो सामाजिक या आर्थिक जो संगठन है उनमें जो परिवर्तन आते हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन है इस तरह से जो हमारे इतिहासकार होते हैं उस समय को देखते हैं। उनमें परिवर्तन की झलकता को देखते हैं। और वह दिखा और ये दिखाता है कि जो विचारों में जो ये दिखाना चाहते थे कि विचारों और विश्वासों में कितनी स्थायित्वता रहती है।
और जो कितना परिवर्तन आया है। इसी वजह से जो इतिहासकार होते हैं वो दिन घंटे या साल या कितने दिन बीत गए इस पर निर्भर नहीं रहते, इस नजरिए से समय को नहीं देखते, वो देखते हैं कि कितना परिवर्तन आ गया, वो इस चीज को देखते हैं। जैसे कि हमारा प्राचीन काल है, उसको कुछ विशेषता रखने वाले कुछ छोटे बड़े हिस्से या युग कहिए, सालों में या कालों में बांट दिया जाए तो उसका जो अध्ययन होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे कि हम 19वीं सदी के जो मध्य में जब अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग में विभाजित किया था। कैसे किया था? एक तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कैसे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 युगों में विभाजित कर दिया था, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने। और ये जो 3 युगों में विभाजन करने का अंग्रेजी इतिहासकारों का कि मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 युगों में विभाजन करने का जो इनका आधार था कि जो शासक का धर्म ही एकमात्र जो महत्वपूर्ण इतिहास का परिवर्तन था, जो अंग्रेजी इतिहासकार थे उनका। और जो अर्थव्यवस्था और समाज में संस्कृति और कोई भी जो महत्वपूर्ण बदलाव था नहीं आता था उनके दृष्टिकोण में। और इस दृष्टिकोण से जो उपमहाद्वीप था इसकी जो अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो विभाजन था, जो अंग्रेजी इतिहासकारों ने किया था, इस विभाजन को बहुत ही कम जो इतिहासकार थे उन्होंने स्वीकार किया था। जो अधिकतर जो इतिहासकार थे वो आर्थिक और जो सामाजिक जो और पारंपरिक सांस्कृतिक जो परिवर्तन थे, इन्हीं के बेस पर जो अतीत के जो प्राचीन काल है उसके जो बहुत सारे जो खंडों की विशेषता तय करते थे। जैसे कि हम पिछली बुक को पढ़कर आए हैं, जो कि हमने उसमें इतिहास पढ़ा था, जो कि पुराने जो इतिहास था उसमें कई प्रकार के जो समाज थे वो थे। जैसे कि हमने शिकारी और जो संग्राहक थे, और प्रारंभिक दौर के जो कृषि कर्मी थे, शहर और गांवों के जो निवासी थे, और जो आरंभिक जो राज्य और साम्राज्य के जो जो शासक थे उनके बारे में पढ़ा था। और इस बार जो हम इस बुक में जो इतिहास पढ़ेंगे वो मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। कौन सा इतिहास पढ़ेंगे? हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। और इसमें इसमें जो हम पढ़ेंगे, हम अ, कृषकों के जो समाज के विस्तार को और जो क्षेत्रीय साम्राज्य राज्यों के जो उदय है उनको भी पढ़ेंगे। जो क्षेत्रीय जो साम्राज्यिक जो राज्य के जो उदय थे उनके बारे में। और जो कभी-कभी जो ग्रामवासियों और जो वनवासियों की कीमत पर, और जो प्रधान धर्मों के रूप में जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोपियों का आगमन, जो कि यूरोप से व्यापारी आए थे और जो यूरोप से कंपनी आई थी उनके जो आने के बारे में हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। और भारत के इतिहास के जो हजारों बदलाव के जो साक्षी ये रहे हैं। देखिए जो 16वीं और 18वीं शताब्दी थी, ये जो 8वीं और 11वीं शताब्दी थी इससे काफी अलग थी। और ये जो काल था, इस काल की जो सारी जो ऐतिहासिक इकाई थी उनको एक इकाई के रूप में देखने में जो समस्या है वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। फिर भी जो मध्य काल की जो तुलना थी वो आधुनिक काल से की जाती थी। जैसे कि आधुनिकता के साथ साथ भौतिक उन्नति और जो हमारी बौद्धिक प्रगति का भी भाव जो था वो जुड़ता गया। और इससे जो मतलब निकला था कि जो मध्यकाल था वो क्या था? वो रूढ़िवादी था और उसके दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा कि ऐसा कुछ नहीं था, उसके दौरान भी बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। और हजारों वर्ष के दौरान, ये जो हजार वर्ष के दौरान जो परिवर्तन हुए थे, तो इस उपमहाद्वीप में जो समाजों से जो परिवर्तन आ रहे थे कि कोई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत ज्यादा समृद्ध हो गया था। और तो यूरोप की जो व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। और इस बुक को पढ़ते हुए हमें जो परिवर्तन के जो चिन्ह थे और जो सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर हमें काफी ध्यान देते हुए चलना है। और ये जो परिवर्तन हुए थे, इनके परिवर्तन, ये जो काल था मध्यकाल, इसमें काफी परिवर्तन हुए थे। सो गाइस, यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चैप्टर काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।